नमस्कार। आज फिर माइंडफुल वेलनेस में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह हम हर बार योग से संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आई हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनको, या कुछ मिथ्स हैं, गलत धारणाएं हैं योग प्रैक्टिस के बारे में। तो आज हम उन सब का साइंटिफिक रीज़न क्या है योग के पीछे, और उनके प्रश्नों को उठाते हुए हम उनका समाधान करेंगे। आशा है आप लोगों को इससे बहुत लाभ होगा इस जानकारी से। और आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर योगा गुरु मोहन कार्की जी। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। जो कि पिछले 20 सालों से योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ही इज़ डायरेक्टर ऑफ द योगा गुरु इंस्टीट्यूट एंड मोहन योगा स्कूल, मोहन योगा स्कूल चैनल, जिसके अंडर हम ये पॉडकास्ट आप सबके साथ शेयर करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि वज्रासन, जो कि एक बहुत ही वेल नोन आसन है, आई थिंक ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है कि उस आसन में बैठने से क्या हमारे शरीर पे या पेट के मांसपेशियों पे क्या असर पड़ता है, जो कि हमें हेल्प करता है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे हैं रचना जी। ये वज्रासन योग में सबसे महत्वपूर्ण आसनों में से अगर देखा जाए, हम लोग शास्त्रों को देखते हैं तो हठ योग प्रदीपिका में इसको टॉप 4 आसन के रूप में कैटेगराइज किया गया। तो वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो एक तो पीठ अपने आप सीधी हो जाती है, और पैरों में जब दोनों पैरों को मोड़ करके रखते हैं तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कंट्रोल्ड हो करके जितना एसेंशियल है उतना ही जाता है, और जो ब्लड का मेजर फ्लो है एब्डोमिनल रीजन पर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ के लिए उपलब्ध होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद डाइजेशन का काम फुल फ्लो में होने की ज़रूरत होती है, और इसके लिए न्यूट्रिशन ऑक्सीजन का सप्लाई एब्डोमिनल रीजन पर होना जरूरी होता है। एक और पीठ सीधी होने के कारण से, अलाइनमेंट स्मूथ होने के कारण से, प्रॉपर होने के कारण से एक तरह से एनर्जी डिस्ट्रैक्शन कम होता है और इंटरनल एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। दूसरी ओर ब्लड सर्कुलेशन का कंसंट्रेशन पेट प्रदेश पर रहता है, जिसके कारण से डाइजेस्टिव प्रोसेस को ऑपरेट करने वाले सभी ऑर्गन्स, चाहे वो लीवर हो या पैंक्रियाज हो, स्टमक हो, छोटी आंत हो, इन सब को प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई मिलने के कारण से एनर्जी प्रोडक्शन सही ढंग से होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन सही ढंग से होगा। तो ऐसे में डाइजेशन का काम कम से कम समय में पूरा हो पाएगा। इसीलिए खाना खाने के बाद सभी को कम से कम 5 मिनट तो वज्रासन में बैठना ही चाहिए। जी। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि भोजन और पानी या जल का ग्रहण, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं, बट अक्सर लोग भोजन करते समय साथ में भरा हुआ पानी का ग्लास रखते हैं और पानी पीते रहते हैं, किंतु योग में ये बताया जाता है कि पानी कम से कम भोजन के 1 घंटे बाद पिएं। तो इससे क्या संबंध है जल और भोजन का यहाँ पे? जी, ऐसे भोजन करते समय पानी रखें वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो प्रयोग है, ज़रूरत पड़ गया, बाय चांस भोजन खा रहे हैं, कुछ ऐसा अटक गया या प्रॉपरली अंदर नहीं गया, ज़रूरत महसूस हुआ तो थोड़ा सा सिप ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ग्लास उड़ेलने वाली बात ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है, अनसाइंटिफिक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तरह से ये हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप भोजन खाने के लिए तैयार होते हो ना, तो भोजन को देखने मात्र से
या देखने क्या सोचने मात्र से आपके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन शुरू होता है, लार ग्रंथि एक्टिवेट हो जाते हैं और अंदर स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रेशन शुरू होता है। फिर छोटी आंत के अंदर भी कई प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, लीवर के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं और ये सारे के सारे एंजाइम्स जो भी हम लोग भोजन ले रहे हैं उसमें मिक्स होकर के खाना को एक तरह से गलाने का काम करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, उसको चॉर्निंग करने का, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। लेकिन आपने भोजन के साथ साथ पानी भी अच्छा खासा ले लिए तो जो डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए एंजाइम बना था वो पानी के साथ जल्दी वहाँ से निकल जाएगा। पानी उसको अपने साथ निकाल लेने के कारण से डाइजेशन का काम तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ऐसे में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। लंबे समय तक पेट में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में अगर अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है तो उसके लोड के कारण से उस एरिया के इनर वॉल के मांसपेशियों में भी प्रेशर पैदा होता है और वो थोड़ा उस लोड के कारण से अंडर प्रेशर आते हैं, वहाँ का जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट में मुश्किल आने लगता है क्योंकि मसल्स थकने लग जाते हैं। ऐसे में फिर अलार्मिंग सिचुएशन होता है। तो अलार्मिंग सिचुएशन में इमरजेंसी का एक तरह से सायरन बजने वाला सिचुएशन आप कल्पना कर सकते हो। उस समय फिर एसिड का एक्स्ट्रा लोड इमरजेंसी हैंडलिंग के हिसाब से रिलीज होता है। जो एक्स्ट्रा एसिड बनता है वो फिर फूड पाइप के इनर वॉल को जला देगा, गला देगा, वो एसिडिटी कारण बनेगा और ये लंबे समय तक इसी टाइप का टेंडेंसी होता रहे तो फिर वो अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए खाना खाने के टाइम में पानी बिल्कुल ही अवॉइड करें, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा सीख ले सकते हैं, बस इतना ही। और खाने के कम से कम आधा एक घंटे बाद ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। किसी ने ये भी पूछा है कि आइडियल सिचुएशन तो होती है कि हम स्नान करके थोड़ा ध्यान करके तब भोजन के लिए बैठें, लेकिन अगर कभी किसी वजह से पहले भोजन कर लिया है तो उसके कितनी देर बाद स्नान करना चाहिए और इसके पीछे भी क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है वो बताइएगा ज़रूर। जी हाँ, ये आपने बहुत सही कहा कि भोजन से पहले स्नान करें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, उसके बाद भोजन करें तो ये बहुत अच्छा रहता है। आपके शरीर का पूरे सिस्टम एक तरह से अटेंटिव, अलर्ट और सफाई के कारण से, शोधन के कारण से फ्रेशनेस आ रहा होता है, सिस्टम एक्टिव रहता है। तो ऐसे में डाइजेशन भी अच्छा रहता है, भूख खुल जाती है और सारे नस नाड़ियाँ एक तरह से अपने काम को ऑप्टिमम लेवल तक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपने खाना खाने के बाद नहाने चले गए तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है? खाना खाने के तुरंत बाद ही आपके शरीर का पूरा सिस्टम डाइजेशन के लिए पूरी तरह से कंसंट्रेट हो रहा था। ब्लड का सर्कुलेशन डाइजेस्टिव ऑर्गन की ओर चैनलाइज हो रखा था। उस समय आप नहाने चले गए, नहा लिए, तो नहाने से जो ठंडा पानी आपके शरीर में पड़ता है तो ठंडक एक तरह से कंट्रैक्शन इफेक्ट ले आता है। उस कंट्रैक्शन इफेक्ट में फिर उसके और अटेंशन ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ता है। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ब्लड का रस उस और चला जाता है, जिससे इंटरनल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का काम थोड़ा बैक बर्नर में चला जाता है और बैक फुट पर चला जाता है या कम हो जाता है, लो प्रायोरिटी में आ जाता है और इमीडिएट ब्लड का फ्लो आउटर ऑर्गन में चैनलाइज होता है। अगर इस तरह का आदत रूटीन में बन गया तो कुछ ही समय में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का या ओवरलोडेड होकर के, एग्जस्टेड होकर के फिर पुअर परफॉर्मेंस शुरू होता है। कभी कभी हो गया तो बॉडी मैनेज कर लेती है, लेकिन ये आदत हो गया तो इसका प्रॉब्लम बहुत मेजर होगा, ये महंगा पड़ेगा। इसीलिए खाना खाने के कम से कम 1 घंटे तक न नहाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जी, आयुर्वेद में कहा गया है कि when the diet is wrong, medicine is of no use, and when the diet is correct, medicine is of no value, like you will not need medicine. तो ये आप कैसे, इस बात को कैसे आप समझाएंगे दर्शकों को? जी, आपका डाइट ही मेडिसिन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप डाइट इस तरह से लें कि ये आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करे, अलग से आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े।
अर्थात इसमें सारे न्यूट्रिशंस हों और उसमें जो भी मिनरल्स हो, विटामिन्स हों, रफेज हों, ये भरपूर आपको मिले डाइट के माध्यम से। और इसमें इस तरह का कोई चीज़ें एक्सेस ना हो जो शरीर के लिए आवश्यक ना हो, इस तरह की चीज़ें ना आए, चाहे वो कैलोरी की बात हो, चाहे उसमें कई प्रकार के स्पेशली जो रेडीमेड फूड होते हैं, फैक्ट्री मेड फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, इनमें अक्सर शरीर के लिए अनावश्यक एक्सेस चीज़ें होते हैं, चाहे वो कैलोरी हो, चाहे वो उसमें स्वीटनर भी डल जाता है, कई बार अलग अलग प्रकार के कलर डल जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाते हैं। तो ये शरीर के हिसाब से नेचुरल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। जब ऐसे चीज़ें शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पैदा होता है, और लीवर जब इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के और पूरी तरह से ऑक्युपाइड हो जाए तो लीवर के मल्टीपल फंक्शन है। एक और डाइजेशन का फंक्शन है, दूसरे और केमिकल जो शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन है, तीसरी और इसका डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है, चौथी और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन के लिए सपोर्ट करने का काम है, और पांचवा जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, अगर ये एक्सेस रहता है तो उसको अपने अंदर स्टोर करके ब्लड के जो केमिस्ट्री है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है। इस तरह से लीवर बहुत सारे काम करता है। अगर हम खाना सही तरह से नहीं करते हैं तो आपका लीवर में लोड पहुंच जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, पैंक्रियाज खराब होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए आप भोजन ऐसा रखें। योग में एक मिताहार का कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। स्निग्ध मधुराहार चतुर्थम सविवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार समुच्यते। तो ये आप जो भी भोजन लें साफ सुथरा हो, स्निग्ध हो, फ्रेश हो, नेचुरल हो, सीजनल हो, रीजनल हो। अगर अपने रीजन का चीज़ है, अपने सीजन का चीज़ आप खा रहे हो तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये बाहर दूसरे दुनिया से अगर चीज़ें आपके पास आ रहा है तो उसमें ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए महंगा लगता है। कई बार लोग महंगा देख करके उसको एक तरह से ज़्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं, और जब बाकी जगह उपलब्ध नहीं था, महंगा हो रखा है, तो स्वाभाविक रूप में उसमें एक तरह से प्रिजर्वेशन कॉस्ट है ना, स्टोरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो रखा है। इस कारण से महंगा हो रखा है ना कि ये उसका वैल्यू ज़्यादा होने के कारण से, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो आपका लोकल जो भी फूड है वो ज़्यादा अच्छा रहता है और फ्रेश हो इस बात को सुनिश्चित करना भी अच्छा रहता है। और उसके बाद जो नेचुरली पचने वाला खाना खाएं, बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ भोजन शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसान करेगा। और स्निग्ध मधुरा मतलब नेचुरल स्वाद वाला, नेचुरल फॉर्म में देखने के बाद भी आपको खाने का दिल करे ऐसा चीज़, इसको प्रोसेसिंग करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद जो खाने का दिल करे वो एक्चुअल में वो हेल्थ के हिसाब से अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये, और उसके बाद पोर्शन भी कंट्रोल करें, फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करें। आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में तो भोजन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए कहा गया। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ा, चतुर्भुक्तम मृत्युर्भवेत्। अर्थात 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना है। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर इससे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एफिशिएंटली काम कर पाता है। तो ये 2016 में नोबेल प्राइज मिला है कैंसर रिसर्च के लिए, रचना जी। इसमें ये साइंटिस्ट के, डॉक्टर्स का यही फाइंडिंग है कि अगर कोई व्यक्ति महीने में 1 बार भी कंप्लीट फास्टिंग करें तो कैंसर अगर पहले से हो तो भी वो रिवर्स हो सकता है, कैंसर पहले से ना हो तो प्रिवेंट हो सकता है। बस कंप्लीट फास्टिंग हम महीने में 1 बार कर लें। तो भोजन के सिद्धांत को जब पालन करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको, जैसे रचना जी ने कहा कि कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से दवाई की ज़रूरत नहीं। जी।
जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि महीने में कम से कम एक बार फास्टिंग करें तो हम अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट दे सकते हैं। जिस प्रकार ऊपर से हमारे शरीर को रेस्ट देते हैं, इंटरनल सिस्टम को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो किसी ने पूछा है कि हमें तो भोजन करते समय आईपैड पे कुछ चल रहा हो या इधर कोई गाने चल रहे हों, वो देखते हुए भोजन करने में अधिक आनंद आता है। लेकिन गुरुजी ने ये कहा है कि भोजन करते समय भोजन पर ही पूरा ध्यान दें, तो क्या करें, वो कंफ्यूज हैं। हाँ, ये बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। ये आपके पास किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पूछा होगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे हैं कि ये भोजन जब हम करते हैं ना, तो उस समय अगर हम भोजन में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उस भोजन को देखने से, उसके बारे में दिमाग में जो मेमोरी ट्रिगर होता है, उससे प्रभावित होकर के हमारे अंदर उस पर्टिकुलर भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर भोजन में हमारा ध्यान केंद्रित हो रखा है, तो जैसे हम भोजन करते हैं उसको अच्छी तरह से चॉर्निंग कर पाते हैं, चबा पाते हैं, और वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होने के बाद हम उसको अंदर ले पाते हैं। और अंदर लेने के बाद भी ये जब अपना हमारा जो स्टमक है एक तरह से टेम्प्रोरी स्टोर की तरह होता है, वहाँ जो भोजन जाकर के शुरुआती एक तरह से स्टोर होता है, उसमें जो खाना स्टोर हो रहा है, एक सर्टेन लेवल पर आने के बाद हमें पता भी चल जाता है कि अब इतना भोजन हो गया, तो हमें अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, टैब देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, या गप्पे कर रहे हो, बातें कर रहे हो, इधर उधर की चीज़ें सोचते हुए खा रहे हो, तो आपका मेमोरी सिस्टम वहाँ ऑक्युपाइड हो रखा है। आपका मेमोरी सिस्टम अर्थात माइंड एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही चीज़ों को, एक ही थॉट को प्रोसेस कर पाता है। तो उसी थॉट के आधार पर आपके अंदर के केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो रहे होते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें, बाहर की चीज़ों में दिमाग को लगा रहे हो, अगर वो हैप्पीनेस वाला भी हो, तो भी आपका माइंड वहाँ ऑक्युपाइड हो रखा है डाइजेस्टिव एंजाइम बनने के, और उससे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर उस समय बाई चांस आप नेगेटिव वाली चीज़ें सोच रहे हो, बात कर रहे हो, देख रहे हो, तो उससे तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर हो जाएगा, और उसमें तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन प्रोसेस स्लो डाउन होता है। तो इसीलिए अगर आप भोजन खा रहे हो तो उससे तो आप एनर्जी गेन करना चाहते हो ना, तो एनर्जी गेन करने के लिए उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन प्रोसेस तो सही होना जरूरी है। तो इसको सपोर्ट करना है तो भोजन में ध्यान रखते हुए खाइए, तो वो भोजन आपके लिए काम आएगा। नहीं तो वो भोजन आपके लिए उल्टा बीमारी पैदा करेगा। इसीलिए भोजन करते समय अन्य सभी चीज़ों से अपने आप को हटा करके भोजन में ही केंद्रित रहना बहुत ही श्रेयस्कर है, रिकमेंडेड है। आज के सेशन का मैं आखिरी प्रश्न ये लेना चाहूँगी कि क्या समय का भी हमारी पाचन क्रिया पे असर पड़ता है, कि हमें भोजन एक नियमित समय पर अपने मील टाइमिंग सेट करने चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भोजन को टाइम से करें। बॉडी क्लॉक के बात आपने सुने होंगे, बॉडी क्लॉक बहुत मैटर करता है। जब आप एक रूटीन में एक्टिविटीज करने लगते हो, तो उसी रूटीन के अनुसार, उसी टाइमिंग के अनुसार बॉडी का अपना क्लॉक सेट हो करके उस हिसाब से वो अपना काम चालू कर देता है। बॉडी में जैसे आपका मान लीजिए कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम 8, 9, 10 बजे जो भी होगा, ऐसे हम रिकमेंड करते हैं कि 8 और 9 के बीच में हो जाए, तो ब्रेकफास्ट का एक टाइम फिक्स हो गया। इसी तरह से लंच का एक टाइम फिक्स होगा। अब डिनर तो मैं नॉर्मली मिनिमम रखने के लिए बोलता हूँ, या हो सके तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रात को सोने के समय में उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जो कम से कम भोजन से भी काम चल जाएगा, और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का काम आसानी से पूरा होने के बाद हीलिंग, रिपेयरिंग का काम कंप्लीट करने से सुबह जल्दी नींद खुल जाए, इसके लिए लाइट भोजन डिनर में लेना अच्छा रहता है। या हो सके तो ना भी लो तो भी काम चलेगा। अगर थोड़ा सा अवेयरनेस प्रैक्टिस कर सकें तो कुछ समय के बाद आपको डिनर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। खैर, आप अगर डिनर लेते भी हों तो आपको टाइम से लेना है। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम से लेंगे
तो उस टाइम के अनुसार आपके शरीर के अंदर भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बनने लग जाते हैं। बाई चांस अगर आपने उस टाइम में भोजन नहीं कर पाए तो थोड़ा थोड़ा पानी के सिप लेते रहें, जो डाइजेस्टिव एंजाइम टाइम के हिसाब से आपके शरीर के अंदर बने थे उनको रिएक्टिव होने से रोकेगा। उसको एक्चुअली जब सिक्रेशन हो गया तो वहाँ से निकाल करके ले जाएगा, तो वहाँ उसका गैस्ट्रिक रिएक्शन, एसिडिक रिएक्शन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो टाइम से भोजन करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जी बहुत सारी जानकारी आज आपने दी और मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स जो हमें ये प्रश्न भेज रहे हैं, धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों को उठाते रहेंगे अपने अपकमिंग एपिसोड्स में। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज हमें डालते रहें। हम आगे भी आप को जितनी जानकारी हम दे सकते हैं योग के, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में, वो और भी बहुत सारे एपिसोड्स हम लेकर आएंगे, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।